बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा और आमिर मतीन भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अगर आज की मौजूदा सूरत हाल पर बात करें तो आर्मी चीफ की जानिब से एक दबंग बयान दिया गया, दूसरी जानिब से एकदम से अचानक से वापसी हुई वजीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि बिला तफरीक सबका एहतसाब होना चाहिए और इस सिमत में बामानी कोशिशों की मुसल्लह अफवाज भरपूर हिमायत करेगी। सवालात तो बेपनाह उठते हैं, मगर अहम सवाल कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत एक पेज पर है, क्या ये बयान उस तासुर की नफी करता है? और आर्मी चीफ ने अपनी मौजूदा बयान में क्या मौजूदा हुकूमत को चार्जशीट किया? और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पैनामा लीक्स के ऊपर तहकीकाती कमीशन के लिए जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी का नाम लाया जा रहा है। हुकूमत बजीद है कि यह नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। इस नाम को रखने में असल कहानी है क्या, हकीकत क्या है, वाकयात क्या है, ये भी सब आप तक शेयर करेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से आज बड़ा दबंग बयान आया है, बिला तफरीक एहतसाब होगा, आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसल्लह फौज बामानी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगी। खिताब बड़ी अहमियत का हामिल है, क्या कहेंगे आप? जैसे आपने कहा कि इसकी जो मेरा ख्याल है टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी करप्शन से रिलेटेड वो मेरा ख्याल है तकरीरें करते रहे हैं, बात कहते रहे हैं कि ये मुख्तलिफ फोरम्स में हमने सुनी भी हैं। इवन जनरल बाजवा साहब जो आसिम बाजवा जो हैं, माजी में उनके ट्वीट्स भी देखें तो इस तरह के हिंट जो हैं वो देते रहे हैं कि जनाब के यहाँ पे आप उस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनकी डिप्लोमेटिक अगेन उनकी लैंग्वेज थी जैसे स्पोक्स पर्सन की होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है आप कह सकते हैं सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है, लिहाजा उसके स्पोक्समैन को कोई भी बात कहते हुए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। अब की दफ़ा हुआ है पहली दफ़ा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुल के बात की है और जो उन्होंने उसको लिंक किया है टेररिज्म के साथ वो बड़ा अहम है। ये कराची के हद तक हम सुनते रहे हमेशा कि जनरल साहब कहते थे या बाकी वहाँ से जो हमें आती थी खबरें आती थी, डीजी रेंजर्स ज़्यादा वोकल थे कि टेररिज्म का करप्शन का बड़ा अगेन एक दूसरे से ये तल्लुक है। और मिसाल के तौर पर जो हमारे सामने केसेस आए करप्शन का और टेररिज्म का क्या लिंक है, वो सबसे बड़े केसेस जो बने थे आपको याद होगा, एक इन पे बना है डॉक्टर आसिम हुसैन पे, उन पे करप्शन रिलेटेड टेररिज्म बना है। आजकल कादर पटेल साहब को हम देख रहे हैं वो पेशियां भुगत रहे हैं, उन पर भी इसी तरह के इल्जाम लग रहे हैं, करप्शन और टेररिज्म रिलेटेड आ रहे हैं। इसमें जो सवाल आपने उठाया वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो ये तस्वीर दिया जाता था कि हुकूमत और मिलिट्री जो है वो सेम पेज पे हैं। हर हफ्ते तो यहाँ पे मुलाकात होती थी आर्मी चीफ की और नवाज शरीफ साहब की, कोई वजह नहीं भी होती थी तो आर्मी चीफ साहब फिर भी मुलाकात हो जाती थी। फिर उनको कहीं जा रहे हैं, कभी क्वेटा जा रहे हैं तो कभी किसी और इलाके में जा रहे हैं तो वो आर्मी चीफ को साथ रखते थे। एक तस्वीर देने की कोशिश की गई थी कि आपका मीडिया कुछ कहता रहे, पॉलिटिकल पार्टीज कहती रहे, अपोजिशन कुछ कहती रहे, लेकिन आर्मी चीफ जो है वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ बैठते हैं, उठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लिहाजा ये तस्वीर दिया गया कि एवरीथिंग इज हनी एंड मून, आप लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। एक तो उस तस्वीर को मेरा ख्याल है बड़े गलत तरीके से आज उन्होंने आर्मी ने अपना रिकॉर्ड जो है उसको उन्होंने आके सेट किया है कि ठीक है कि हम एक इस हुकूमत का या रियासत का इदारा है, लेकिन ये उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनके एतराज़ात हैं। ये बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हम आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है उससे मुतमिन नहीं है। और वो क्यों मुतमिन नहीं है, बकायदा कह रहे हैं, जब आप ये कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड आपकी तफ्तीश होनी चाहिए या एहसाब होना चाहिए, तो उससे तो ये लग रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने उसमें ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं हो रही। अक्रॉस द बोर्ड का अगर हम इसको एक्सप्लेन करें फर्दर कि पीपल्स पार्टी ये शोर मचा रही थी पिछले 2-2.5 साल से, जब से नए आर्मी चीफ है तो जनरल कियानी साहब तो अल्लाह के फजल से उनके लिए तो कोई मसला नहीं था, इसमें करप्शन हो रही है, कोई लूट रहा है, मार रहा है, उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें और मैं अपने पे लगा हुआ हूं। मैं उस पे इन्होंने पहली दफा जो पीपल्स पार्टी शोर मचाती रही है कि जनाब के सिर्फ हमारा एहतसाब ही क्यों हो रहा है, मैं समझता हूं कि उनकी सुनी गई है। ये बेसिक डिमांड जो है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये तो उसकी पीपल्स पार्टी की डिमांड थी, आज उनकी डिमांड सुनी गई। आई होप कि वो भी कहते हैं कि जनाब के इसी तरह अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। एतराज सबसे ज्यादा ये हो रहा था कि डजन्स ऑफ यहाँ पे स्कैंडल्स आए हैं, बिल्कुल यहाँ पे लोग इनके पकड़े भी गए हैं, लोगों पे इल्जामात भी थे जो 160-70 या उसकी लिस्ट जो पेश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेगा स्कैंडल की, उसमें किसका नाम नहीं है, हु इज हु जिसका नाम नहीं है, लेकिन पकड़े सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उन पे केसेस हैं। हुकूमत फिर सही चीखती रही है क्लासेस साहब। वो तो अब ये कोई उनका चीखना इस वजह से नहीं बनता कि हमें ना पकड़े क्योंकि आपने फलां को नहीं पकड़ा। फिर एहतसाब तो सबका होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए। सो जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक उन्होंने उस पर जाता है और उसके बाद ये कर देना चाहिए था। ये मौजूदा जो हमारे बैठे हुए हैं
कमर जमान चौधरी साहब नैब चेयरमैन, इसके बाद नैब चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो आर्मी चीफ ने कहा है कि ये अगर बेसिक किसी पे हिट हो रहा है जी, तो ये नैब पे हो रहा है, नैब का ये काम है, वो काम करे। अगर आज वो ये कह रहे हैं, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही, तो कमर जमान चौधरी साहब को भी चार्जशीट किया गया, जो पिछले 2-2.5 साल से वो इस पे ये मुल्क में मुसल्लत हैं, और वो एक ड्रामा जो चल रहा है उनका अकाउंटेबिलिटी का। सो बेसिकली जहां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे इल्जाम हैं, चार्जशीट है, उनसे मुतमिन नहीं है फौज का इदारा। दूसरा मैं समझता हूं ये कमर जमान चौधरी साहब जो हैं, जो रिटायर्ड कैप्टन है मेरा ख्याल है, ये उन पे भी चार्जशीट है, अगर वो इसको समझे कि उनके खिलाफ है तो। लेकिन वही बात है ना क्लासा साहब, अगर वो ये समझे कि ये उन पर चार्जशीट है। आमिर मतीन साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज अचानक से वापसी, आर्मी चीफ का बड़ा दबंग बयान, बिला तफरीक एहतसाब बड़ा जरूरी है। ऐसी सूरत हाल जब पैनामा लीक्स का मामला सर उठाए है, तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हो सकी, यहाँ पे कमीशन तक तो अभी नहीं बन सका, क्या आप समझते हैं कि ये बयान को हम किस तरह से ले सकते हैं? मेरा ख्याल जनरल राही का अगर आप बयान देखें तो बड़ा नॉर्मल बयान लगेगा। करप्शन की बात की और मुल्क की सालमियत के हवाले से बात की, ये इंडिया में या किसी और मुल्क में बयान आता तो इसको किसी ने कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देनी थी। पर यहाँ एक तो जो क्लास साहब कह रहे हैं टाइमिंग, दूसरा यहाँ का पाकिस्तान का तनाजुर, बिल्कुल कि तनाजुर इस वक्त ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट पे एक सीरियस किस्म के चार्जेस आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर पे, उसकी फैमिली पे, और वो कहते रहते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के बच्चों पे नहीं, ये 92-93 के जो इल्ज़ाम आ रहे हैं, हम कहते रहते हैं उस वक्त वो बच्चे डिपेंडेंट थे प्राइम मिनिस्टर पे, तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पे है। दूसरा पाकिस्तान का हमें जो सबको नजर आ रहा है, नैब का जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे, मफलूज हो चुका है सिस्टम, जो है ये हाईजैक हो चुका है, इसके लिए लफ्ज कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। आप जो भी इसका नाम ले रहे कि ना आप FIA आपकी वो कर रही है, ना आपकी पुलिस काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि चीफ साहब का, अगर राइल साहब का जनरल का देखें तो उनका एक यहाँ पे इशू है, और उसमें मैं समझता हूँ 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब तक कि नए चीफ की अनाउंसमेंट नहीं होती। वो ये कि वो उनको जितनी जल्दी होगी अपनी लेगेसी को कंप्लीट करनी। उनकी लेगेसी क्या है? कराची का ऑपरेशन, और जहां पे उन्होंने क्लियर किया था फौज ने जाने से पहले कि जनाब ये जो है करप्शन रिलेटेड है, वहां पे कराची के अंदर भत्ता माफिया और करप्शन ये सारा मिले हुए हैं, क्राइम और ये इसका करप्शन का नेक्सस है, ये उनकी लेगेसी है। दूसरी उनकी लेगेसी जाहिर है ये ज़रब-ए-अज़ब है। तीसरी ये नई एडिशन होती जा रही है, छोटू गैंग टाइप पंजाब के अंदर भी, तो उनको जल्दी होगी कि जनाब मैं तो घर जा रहा हूँ शराफत के साथ, पर जाने से पहले मैंने जो काम पकड़े हैं इसको कुछ पाया तकमील तक पहुंचा दूं। ये उनकी लेगेसी होगी। जितनी उनको जल्दी होगी उसको अपनी लेगेसी को कंप्लीट करने की, इनकी तरफ उतनी डिले आ रही है। इनकी तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, वाइब्स आ रही हैं, ये कह रही है स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजारो। जिस तरह चौधरी इफ्तिखार, उसके बाद जस्टिस जवाद गए, तो ये चीफ साहब भी जाएंगे तो शायद इम्तिहान के लिए कि ये समझते हैं ये अफराद के इर्द गिर्द है, ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है। मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल है। दूसरा, ये क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक आम सा बयान लगना था। अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, एक तो ये सिस्टम मफलूज ना हुआ होता, और दूसरा इन्होंने डिलीवर किया होता, इकोनॉमी पे डिलीवर किया होता, गवर्नेंस पे डिलीवर किया होता, एनर्जी पे डिलीवर किया होता, जो मेन पाकिस्तान के मसले हैं, और दहशतगर्दी पे किसी जो मेन 3-4 मसले हैं किसी पे भी डिलीवरी नहीं है। और सिस्टम यहाँ क्या है, हम ये चिखते रहते हैं करप्शन के हवाले से खास तौर पे, और साथ में एक इंस्टीट्यूशनल नहीं है, अफराद पे आ गया है। हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एब्डिकेट कर दी अपनी सारी पावर्स जो है अपने जो है ना हम जुल्फ को समधी को जो है डार साहब को, कि उन्होंने बिल्कुल कैबिनेट को भी सेपरेट करके ECC को, याद रहे कि 270 बिलियन के ECC ने 2 साल फैसले किए हैं, जो कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट से भी ज्यादा है। वर्चुअली आप इसका क्या मतलब है कि आपने इंस्टीट्यूशन कैबिनेट भी निकाल दी, पार्लियामेंट भी निकाल दी, कि एक फर्द के फैसले से पूरी हुकूमत चल रही है। साथ में आप गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और कैबिनेट और इकोनॉमी जो है वो डॉक्टर साहब के जरिए चला रहे हैं। सुबह छोटा जो है आपके छोटे भाई के जुबुर दे दिया, मीडिया को उनकी बेटी कंट्रोल कर रही है, और 200 बिलियन रुपया जो डेवलपमेंट के MNAs के पास जाता है नून लीग के, वो उस पे उनके भतीजे हमजा साहब कर रहे हैं। सो इट्स अ सिस्टम। वैसे मैं आपकी बात को सही कर दूं, 20 अरब रुपए का जो फंड है ना तरक्याती, जो एक MNA को 2-2 करोड़ रुपया तरक्याती फंड के नाम पर रिश्वत दी जा रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात खिलाफ वर्जी है, उसके सरबराह दमाद हैं, बेटी ये मीडिया हैंडल कर रही है, जो समधी साहब है वो हुकूमत को हैंडल कर रहे हैं,
और जो दमाद हैं कैप्टन सफदर साहब जो है मियां नवाज शरीफ साहब के, वो बैठ के 20 अरब रुपए का तरक्याती फंड वो हैंडल कर रहे हैं। फैमिली अगर आपने वक्फा नहीं लेना तो मैं मुझे ब्रेक पे जाना है। आमिर मतीन साहब, मौजूदा सूरत हाल की आपने बात की, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर को अगर सामने रखते हैं तो अवाम कहां पर खड़ी है? इस सूरत हाल को भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, अभी हम बात कर रहे थे जमहूरी रवैयों की, जमहूरी हुकूमत की। मामला कोई भी उठता है, बात आ जाती है सियासी जमातों पर कि आखिर जमहूरियत क्यों खतरे में पड़ जाती, जमहूरी हुकूमत को क्या खतरात लाहक हो जाते हैं? आपने हमारे जो ना सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना हमारी, वो बात कर दी है कि हमारे जैसे लोग से मुराद वो लोग जो कि जमहूरियत के तसलसल के बहुत बड़े दाई हैं और पिछले 20-30 साल से कहते हैं कि जनाब ये हाल इंक्रीमेंटल चेंज आनी चाहिए। हमारे तो ये जमहूरियत तुम लोगों ने हाथ और पाँव काट के ना बांध बूंद के एक जगह बैठा दिया कि तुम लोग तो बोलो ही ना, डिलीवरी नहीं करनी है। बात यह है कि पिछले 8 साल में पहले जो हमारे साथ धोखे पीपल्स पार्टी ने किए और उसके बाद ये 3 साल में ये डिलीवरी नहीं चाहते, और जब भी इन पे कोई तनकीद की जाती है तो ये एकदम से उसको ना जमहूरियत का इशू बना लेते। देखें जनाब, ये जनरल राहील शरीफ ने अकाउंटेबिलिटी की बात कर दी है। और भाई साहब खुदा के लिए अब ये बोगी छोड़ दें, ये आगे की बात करें, डिलीवर करें। एक तरफ तो आप बिल्कुल सारा अपने कब्जे में वो कर लिए हैं कि कोई 8 साल में ना आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी चल रही है, ना आप पार्लियामेंट में आते हैं, कैबिनेट आपने बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर दिया कि सारे फैसले ईसीसी में कर दिए हैं, और ईसीसी जवाब देनी एग्जम्पशन ले लिया उन्होंने कि जनाब कैबिनेट और कैबिनेट की 6-6 महीना मीटिंग ना करें, एनईसी की मीटिंग ना करें, सीसीआई की मीटिंग ना करें और कुछ भी ना करें, और बस ये जमहूरियत खतरे में है। तो ये हमारी तो बड़ी सख्त तकलीफ है। और मैं क्रेडिट देता हूँ, कल जो है जफर अब्बास साहब ने डॉन का एडिटोरियल इसी बात पे किया कि जनाब जमहूरियत के लिए पोल जो है ना आपको बढ़ाना, उनसे ज्यादा परफॉर्म करके दिखाना होगा ताकि आम आदमी को पता चले कि जमहूरी दौर में और ऑटोक्रेटिक दौर में क्या फर्क है। ये कहने को तो जमहूरियत है, मगर जिस तरह एक आदमी के पास इस वक्त सारी पावर है, इस तरह तो मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ, इस तरह तो ज़िया-उल-हक के दौर में नहीं हुआ। कोई जवाब दे नहीं है। सिर्फ एक बंदा, मैंने अभी जिक्र किया, 270 बिलियन के ईसीसी में फैसले कर देता है एक शख्स जो है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशंस कहां गए? बिल्कुल, और बातें भी मेरा इस पे बड़ी इनकी भी जो है ना, ये भी इनकी भी दुखती रह गया। बिल्कुल बिल्कुल वही आमिर मतीन साहब, बातें जमहूरी हुकूमत की जाती हैं और ख्लासा साहब सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, तमाम सियासी जमातों से मिलकर पैनामा लीक्स के मामले का हल निकालना चाहिए। खुशी साहब की मैं बात कर रही हूँ, तो पीपल्स पार्टी के रवैये को आप किस नजर से देखेंगे? मुझे ना, मैं इस पे जवाब देता हूँ, मुझे हंसी जो आ रही थी ना मेरे चेहरे पे या मेरे उस पे होंठों पे, वो आमिर मतीन साहब को तड़पता देख के, क्योंकि अब इनको सारा पता है कि ये बैठ के जो हमारे हैं ना, ये कारीगर हैं, पहले पीपल्स पार्टी ने कारीगरें दिखाई, हम ब्लैकमेल होते रहे, नहीं जी जमहूरियत चल रही है, भी जरूर चलाएं। जमहूरियत के पर्दे में ये पता चला कि जो वहां पे बाइक पे है, मोटरसाइकिल पे है, दुनिया जहां के मेरे जैसे जो लोग थे, लोफर, लफंटर, पंटर, सब माल बना के गए, पैसा खाया और चले गए, और ये जमहूरियत की सर्विस हो रही थी। और आजकल मैं उनको टीवी चैनल्स पे भी देखता हूँ, अल्लाह के फजल से, क्योंकि किसी वक्त उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। आजकल सिंध हुकूमत में बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हैं और सिंध के मुकदमे लड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा फ्रॉड करते रहे यहाँ पे। एविडेंसेस है, मैं ऐसे बात नहीं करता, आपको पता है, जो माल कमाते रहे, दस्तावेजात के साथ हम बात करेंगे, वो आजकल सिंध का मुकदमा लड़ते हैं। मतलब अब उस पर क्या बंदा इनको बात करे? हमारे जैसे लोगों को मिलेंगे, जमहूरी फवायद हमें आके सिखाएंगे, एक स्कूल टीचर की तरह क्लासरूम लगाएंगे, पूरी कौम को सिखाएंगे कि जमहूरियत क्या होती है। अगर उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी बात अभी आमिर मतीन ने की है, जो कल उन्होंने जफर अब्बास ने लिखा है, जो इस पे अपना एडिटोरियल लिखा है, वो बड़ी एक अहम बात है। जमहूरी लोगों ने अपने कंडक्ट से, अपने रवैये से साबित करना होता है हम जमहूरी लोग हैं। एक जमहूरियत में बादशाह में क्या फर्क है, एक जनरल मुशर्रफ में नवाज शरीफ में क्या फर्क है? जनरल मुशर्रफ जैसा भी था, जो बात आज इमरान खान भी कह रहे थे, एक दो तो खैर उन्होंने गलत बातें की इमरान खान ने, मैं उसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, कंपैरिजन गलत उन्होंने ड्रा की है, लेकिन ये बात तो ठीक कह रहे थे। जनरल मुशर्रफ भी फिर 15 दिन बाद कैबिनेट की मीटिंग बुला लेता था अपनी, जो भी थी। जमाली साहब जैसे थे अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला लेते थे। इवन चौधरी शुजात भी कोई 40 दिन के लिए बने तो 3 तो उन्होंने क्यों आकर मीटिंग बुला ली। आपकी बात कह रहा हूँ, ईसीसी की भुट्टो साहब हर मीटिंग में खुद बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, हमें बड़े इतराज़ात हैं, वो खुद ये जो है ईसीसी की मीटिंग में बैठ के, रीजन और मामला तो कल हमने भी एक्सपोज कर दिया। उसकी रीजन ये है कि शौकत अजीज ने भी वहीं पे बैठ के जितने घपले करने हैं ना, जितना व्हाइट कॉलर क्राइम करने हैं, हम तो रिपोर्टर हैं,
हमें तो पता है अंदर की चीजों का। जितना आपने व्हाइट कॉलर क्राइम करना है ये सारे का सारा इसी में होता है, और किसी मिनिस्टर को नहीं पता होता, सेक्रेटरीज को 2-4 लोग हैं, गैंग बना है जो इसी में बैठ के मैनूवर करते हैं। बास तो ये काम करते हैं कि वो समरी जिसमें 7-8 अरब रुपए के उस इंडस्ट्री को इन्होंने फायदा देना हो, जो हुक्मरानों की अपनी इनकी मिले हैं, तो उसके लिए ये समरी जो है पहले सर्कुलेट नहीं की जाती, इजलास के दौरान ही वहीं पे एक वो जो खड़े होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि कोई पढ़े ना, इस पे फैसला ले ले। तो जमहूरियत जो होती है, जो हमें सिखाई गई थी बात, अपना कंडक्ट, मसलन उसके तैयब अर्दगान की बात करते हैं, इस्तांबुल का मेयर था ना, इस्लामाबाद का एक मेयर बनाया, उसका तो पता ही नहीं, जो उनको घर बना के दे रहा था, जिसके उसको सिले बनाया, वो भी आपने बताया था, वरना किसी को नहीं पता था। अभी भी गायब है, दफ्तर है, कुछ अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं है। ये कह रहा हूं कि वो भी गायब हो गया। भाई तैयब अर्दगान ने वहां पे, अब टर्किश आर्मी से तो पावरफुल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था मॉडर्न मुसलमान मुल्कों में। इवन अगर आप देखें, जिन्होंने 70-75 साल जिन्होंने ये मॉडर्न तुर्की को बनाया था, जिन्होंने तुर्की को बचाया था वहां पे खिलाफत मूवमेंट के बाद, उसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको तैयब अर्दगान ने अपने करैक्टर से, अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने उनको पीछे किया। यहां पे हमने उसको हसीना वाजिद को देखा, लाख एतराजात करें, लेकिन उन्होंने भी आर्मी को पीछे किया आके बहुत सारी चीजों पे। आप आए हैं, आपने 8-10 साल हमें समझाया कि स्ट्रगल की है, स्ट्रगल के नतीजे में आपको ये आज मिला है कि पिछले 2.5 साल ही नहीं गुजरे, 2.5 साल नहीं गुजरे ना, आज आर्मी चीफ को बयान देना पड़ गया आपके खिलाफ कि आप करप्शन पे जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए हैं, आप उनका एहतसाब जो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी अहम बात जो बनती है, मेरा ख्याल है आर्मी इस पर डिस्टर्ब होगी कि कैसे वो लोग जो मुलजिम हैं, पिछले 5-6 दिन से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ड्रामा लगाया हुआ है, इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं, वो टेलीफोन कर रहे हैं मुशाहिद हुसैन को। फोन किसको जा रहा है? मुशाहिद हुसैन को जा रहा है, जिनके अपनी पार्टी के लोग के नाम पनामा लीक्स में है। फोन किसको जा रहा है? पीपल्स पार्टी को जा रहा है, जिनके अपने सरबराहों की उनकी उसमें शामिल है। अब तो इमरान खान साहब के जो अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब का भी नाम निकला है, 8-10 उनके भी निकल आई है। अच्छा, वो ये फरमाते हैं जी मैंने डिक्लेयर किया। भाई साहब, ये डिक्लेयर करने से मामला हल नहीं होता। आपने जस्टिफाई करना होता है कि इनकम जो है आपने पाकिस्तान में कमाई है, पाकिस्तान से बाहर कैसे लेके गए हैं, टैक्सेस कैसे दिए हैं, ये चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। आज एक चीज जो मैंने देखी है कि पीपल्स पार्टी की बॉडी लैंग्वेज देखें, टोटल चेंज। एतजाज अहसन साहब पिछले 1 हफ्ते से चार्ज कर रहे थे, एक उस सवार थे, उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी तकरीरें की, खूबसूरत उन्होंने टीवी इंटरव्यूज दिए। आज एतजाज साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, क्यों कि वहां से ये नवाज शरीफ साहब की जो उनके राब्ते हुए हैं जरदारी साहब से, उन्होंने कहा बस भी बच्चे जमूर है, जितना होना था काफी हो गया है, बस इसके बाद आपने मजीद कुछ नहीं कहना। वो आप वाली बात कालीन खींच लिया गया, आप वाली यस, जो मैंने बात की थी कि वो टाइम आने वाला है कि एतजाज अहसन के नीचे से कालीन को खींच लिया जाएगा। आज एतजाज अहसन साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज बिल्कुल क्लियर बता रहे थे कि जरदारी साहब ने लंदन से बैठ के उन्होंने नीचे से कालीन उनके खींच लिया है। उनकी बॉडी बिल्कुल वो टोटल कि बस ठीक है जी, ऐसे डिक्लेयर कर दें जी, हमें बता दें जी, बस कमीशन की जरूरत ही नहीं है, ये एतजाज साहब कह रहे थे। बिल्कुल, वो हमने भी देखा। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से क्लासा साहब ने भी ये बात की है, मियां नवाज शरीफ साहब ने किस तरह से ये मामले को उठाया है, वापस आ गए हैं। अच्छा, एक और भी बड़ी दिलचस्प बात थी क्लासा साहब, ब्रेक पर जाना है, मैं चाह रही जाने से पहले इसको जरा डिस्कस कर लिया जाए। आमिर मतीन साहब, मियां साहब के बारे में कहा जा रहा था 1-1.5 महीना लग जाएगा, अभी वक्त लगेगा, अचानक से वापसी हो गई है उनकी, और क्या समझते कि अब क्या होने जा रहा है? अगर आर्मी चीफ के बयान को भी हम सामने रखते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? हम यही बात करते थे कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल बादशाहत वाला है, ये डिक्टेटरशिप से भी आगे है। डिक्टेटरशिप में भी कुछ आप रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह के मुताबिक चलते हैं, ये बादशाहत है कि किसी बयान ने कह दिया कि जी बीमार है, किसी ने कहा नहीं बीमार है, कोई आ रहा है, कोई 1.5 महीने, कोई है। ये गवर्नमेंट है, ये मजाक है। आप यकीन करें, क्लास साहब को बड़े शौक है, ये भी फिल्में मेरी तरह बहुत देखते हैं, फिल्में कोट करने का। ये पैब्लो एस्कोबार की जो फिल्म बनी है, जिसके अंदर के एक ड्रग माफिया पूरे जो है कोलंबिया को रन कर रहा है, ये बिल्कुल लगता है वही पाकिस्तान। ये बनाना रिपब्लिक से भी आगे की चीज है कि यहाँ ड्रग माफिया नहीं है, मगर और 6 माफियाज हैं कि यहाँ पे अभी ये कल जो हम पैनामा लीक्स के अंदर देख रहे हैं कि पूरी रूलिंग लीड जो है उसके अंदर आ गई है। $200 बिलियन स्विस में पड़ा हुआ है। ये मलिक रियाज साहब का अभी हिस्टोरिकल डॉन के अंदर जो छपी है, तो यहाँ पे एक रूलिंग लीड है और वो बिल्कुल लिंच कर रही है आम आदमी को। ना रोटी मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, और उसको रोने भी नहीं देते, बोलने भी नहीं देते। वो बेचारा असेंबली के आगे कोई 2-4 आ जाए तो मार मार के उनका कीमा निकाल देते हैं। तो ये तो वो बिल्कुल अच्छा उन गरीबों का निकालते हैं। अगर वो आ जाए ना, ये दूसरे जो आए थे, जो मुमताज कादरी साहब के उस पे आए थे, उनसे डरते हैं, उनसे जरा हटके। अब मॉडल टाउन में आपने मारना था, बेचारी खवातीन के चेहरों पे गोलियां मारी इन्होंने, 14 लोग मार दिए पंजाब पुलिस में। वहां छोटू गैंग इनको पड़ गए, वहां से भाग गए सारे।
एक असल पुलिस मुकाबला शुरू हुआ है तो पूरी की पूरी पंजाब पुलिस भाग गई है। जो असल पुलिस मुकाबले हैं तो वैसे पंजाब पुलिस शेर है, उन्होंने मारने थे इनोसेंट लोगों को, उन्होंने आपके सामने 14 लोगों को कत्ल करके रख दिया। के तो छक्के छूट गए हैं, अब छोटू गैंग के सामने तो बेबस नजर आ रहे हैं, इसलिए तो फौज की मदद तलब कर ली गई है। आज आकर ये मामला अब कमीशन पे जाके रुक गया। कमीशन की सरबराही के लिए जो नाम चुना गया वो जस्टिस सरवर जलाल उस्मानी साहब का है। जस्टिस साहब ने माजी में मुस्लिम लीग नून खासतौर पर मियां नवाज शरीफ को एक फेवर दी थी, जिसकी बिना पर उनका कमीशन में सरबराह के तौर पर नाम लिया गया। वो फेवर क्या दी गई थी इस बारे में आपको बताएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब जस्टिस सरवर जलाल उस्मानी कमीशन की सरबराही के लिए इनको सौंप दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की जानिब से। हमने बात की कि माजी में एक फेवर दी गई जिसकी बिना पर इनका नाम सामने आया, तो हम जानना चाहेंगे कि वो फेवर आखिर थी कौन सी और कब दी गई। आप क्यों मुझे फंसाना चाहती हैं ऐसे? हम चाहते हैं क्लासेस अब मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे ये भूल जाएंगी ये टॉपिक के, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब इतने रहमदिल हो गए हैं, जब पूरी हुकूमत ने राब्ते किए, उन्होंने जजेस से कोई जज तैयार नहीं हो रहा था, आखिर पे ये जस्टिस साहब जो है सरमद उस्मानी साहब जो ये राजी हो गए। तो मुझे थोड़ी फाइलों के गोदाम में से जो आपने निकाली होती है ना वो निकाल के मुझे मेरा सवाल ये नहीं है कि ये राजी हुए, मेरा सवाल है ये क्यों राजी हुए। नहीं, सवाल अगला बनता है ना कि हुकूमत इनके नाम पे क्यों राजी हो गई। बिल्कुल सवाल ये है, ये क्यों राजी हो गए वो तो कोई खबर नहीं बनती भी, वो कोई भी राजी हो सकता था। तो मेरे अंदर का रिपोर्टर जो है वो थोड़ा सा चौंका मैं कि ये क्या वजह, मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने बंदे के अलावा तो किसी पे भरोसा नहीं करते। ये तो बंदा जो लगाना छोटी से छोटी पोस्ट पे भी लगाना, तो मियां साहब का जो लॉयल्टी टेस्ट है वो बड़ा खौफनाक है। तो हमारे अंदर का एक अदद छोटा सा रिपोर्टर जागा, हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की कि जस्टिस साहब हैं कौन, बैकग्राउंड क्या है, आए कहां से, और इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का दिल इन्होंने कब जीता था, कब वो हुआ ये था। अब आप असल कहानी बाबा आपने फंसा दिया तो चलो सुन ले जरा बड़ा ये तवज्जो से जरा अपनी उसके साथ। हुआ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जब ये 12 अक्टूबर की ये कू हुई थी 1999 की, उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ था वहाँ पे सिंध में हुआ था, ये कराची में, उसमें नवाज शरीफ साहब थे और इनके साथ फेमस हाईजैकिंग केस के जना मुशर्रफ का त्यारा जो है इन्होंने अगवा करने की कोशिश की थी, उतरने नहीं दे रहे। तो सारी कौम को पता, मैं टाइम नहीं जाया करना चाहता। अवाम के कान खड़े हो गए हैं क्लासेस अब। आप मुझे फंसाएंगे, मुझे पता है कि इस प्रोग्राम के बाद इस पे होना है, कुछ ना कुछ होना है। उसमें यह हुआ था कि एक एफआईआर दर्ज की गई थी जनाब मुशर्रफ साहब के कहने पे, और लेफ्टिनेंट कर्नल थे अतीक उज़्ज़मा, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें यह कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने जनाब मुशर्रफ का त्यारा इन्होंने अगवा करके 200 मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला था, जिन पे एफआईआर हुई थी। वो बड़े, मैं आपको नाम बता दूं, एक डीजी सिविल एविएशन थे अमीन चौधरी साहब थे, उन पे हुई थी। शायद खकान अब्बासी साहब पीए के चेयरमैन थे, उन पे हुई थी। आईजी सिंध से राना मकबूल, उन पे हुई थी। सैयद गौस अली शाह साहब थे, उन पे हुई थी। ये केस चला वहां पे उनकी अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला, और जिसके वो जज जो थे रहमत हुसैन जाफरी साहब थे, उन्होंने हेयरिंग की। उस हेयरिंग के बाद वो जाफरी साहब ने ये 16 या 6 अप्रैल 2000 को उन्होंने एक फैसला दिया था जिसमें नवाज शरीफ साहब पे उन्होंने हाईजैकिंग उन्होंने आके साबित करते हुए उनको उम्र कैद की सजा दी थी। अच्छा, वजीर आज़म नवाज शरीफ को उस वक्त में उम्र कैद की सजा का हुक्म दे दिया गया था, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने दिया था। उन्होंने ये सजा जो है, अच्छा ये रहमत हुसैन जाफरी साहब लड़काना के थे, ये भी बताता हूं मैं आपको जरा। ये जब इन्होंने सजा जो थी अपील इन्होंने की सिंध हाई कोर्ट में, तो सिंध हाई कोर्ट में एक 3 मेंबर वहां पे बेंच बना था। उस बेंच में ये जो हमारे हैं जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब भी शामिल थे। उस बेंच में 1999 के वाक़े में 3 रुकनी बेंच में ये भी शामिल थे, जो सिंध हाई कोर्ट में अपील की गई थी कि सजा जो मुझे उन्होंने दी, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने दी है, रहमत हुसैन जाफरी साहब ने, इसको आप टर्न करें, गलत है। और लंबी उन्होंने तुझीहें दी थी कि मेरा इख्तियार बनता था। जब इसकी हेयरिंग हो गई तो इस सिंध हाई कोर्ट के बेंच ने अपनी, जब ये फैसला लिखने बैठे तो जस्टिस सरमद उस्मानी साहब ने कहा था, अपने जो 2 दीगर जजेस थे इनके साथ, इन्होंने कहा जनाब कि मैं आपके फैसले से इत्तफाक नहीं करता, मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा दी गई है वो गलत सज़ा दी गई है। और इसमें इन्होंने बाकायदा अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा था। उस इख्तलाफी नोट में इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जनाब मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक करने की उनको लीगल पावर्स थी, हाईजैकिंग नहीं थी। वो ये कहना चाह रहे थे केस तो ये था ना, हाईजैकिंग है। उन्होंने कहा ये हाईजैकिंग है भी नहीं, वो नवाज शरीफ साहब जब चाहें, वो वजीर आजम है, उनको पावर्स है, किसी भी त्यारा वगैरह जो है एक नहीं दूसरे एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। लिहाजा उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था इसमें, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये
वापस आए थे 8 साल बाद और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इन्होंने चैलेंज किया था अपनी पिटीशन को। उस पिटीशन में सबसे बड़ा जो मेन इन्होंने आर्गुमेंट इस्तेमाल किया था, इनके जो ये ख्वाजा हारिस जो थे, जिनको एडवोकेट जनरल बनाया इन्होंने बाद में, बड़े इनके करीबी हैं इनके फैमिली के, उसमें जहां पे उन्होंने बहुत सारी रीजनिंग दी थी, उसमें ये भी एक उन्होंने रीजनिंग दी थी बिफोर द बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, जरा उनके नाम भी सुन ले जजेस के, कौम को पता होना चाहिए कि 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नवाज शरीफ को उस मुकदमे से निकाला था जिसमें जस्टिस सरमद उस्मानी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर की थी अपने फेलो जजेस को ये कह के कि मैं आपसे एग्री नहीं करता, जो सजा आप दे रहे हैं उसमें मैं नहीं करता। वो ये कहते थे कि सजा जो है कम से कम होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा जी सारी की सारी वो हो जानी चाहिए, अब जब्त कर लें, उसने कहा था अदालत ने, लेकिन जस्टिस साहब ने कहा था नहीं सारी प्रॉपर्टी जब्त ना करें, सरमद उस्मानी साहब की बात कर रहा हूं, सिर्फ 50 करोड़ करें। अच्छा, उन्होंने कहा था पहला जो बेंच उनके था एंटी टेररिज्म कोर्ट, उसमें कहा गया था कि 2-2 लाख रुपए नवाज शरीफ साहब जो हैं जुर्माना मुसाफिरों को पे करें, तो इन्होंने सरमद उस्मानी साहब ने कहा था नहीं मुसाफिरों को कोई जुर्माना वगैरह पे करने की जरूरत नहीं। सो इन्होंने नवाज शरीफ साहब को जहां पे उम्र कैद से बचाया था, जहां से इन्होंने उनको इनकी प्रॉपर्टी सारी कंफिस्केट होने से बचाई थी, जहां पे इन्होंने मुसाफिरों को 2-2 लाख रुपए, 200 मुसाफिर थे, हाँ वो इन्होंने पे करने से आके रोका था, वहीं इन्होंने एक अच्छा खासा नोट लिखा जिसको सुप्रीम कोर्ट में बाद में पेश किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने फेवर की थी नवाज शरीफ साहब को, वो बड़ी अहम है। 8 साल बाद ये जो सजा हुई थी अपहेल्ड हुई थी, अपहेल्ड हो गई थी ना क्योंकि 2/1 था, 2 जजेस ने कहा नहीं एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला ठीक है, एक जज सरमद उस्मानी ने कहा था कि नहीं कि ठीक नहीं है, नवाज शरीफ साहब बेकसूर हैं, इनको मत सजा दें। वो फैसला जब 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में आया तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बेंच बनाया था, उसके जो सरबराह थे जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगे, उनके साथ जस्टिस नासिर मुल्क साहब थे, उसके बाद जस्टिस एक मूसा लगारी साहब थे, शेख हाकिम अली साहब थे और जस्टिस गुलाम रब्बानी साहब थे। एक वहां KPK से था, 2 पंजाब से थे, एक सिंध से थे। इन्होंने बैठ के नवाज शरीफ साहब की जो सजा थी सिंध हाई कोर्ट की अपहेल्ड की हुई, उसको इन्होंने ओवरटर्न किया था 8 साल बाद। पाकिस्तानी तारीख में ऐसा केस कोई नहीं मिलता, 8 साल बाद नवाज शरीफ का केस ओवरटर्न किया था। ऑन विच बेसिस, जो बुनियाद इन्होंने बनाई थी मेन, वो यही बनाई थी कि जस्टिस सरमद उस्मानी साहब जो हैं इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, लिहाजा ये कंसेंसस वाली जजमेंट नहीं थी, ये वो फेवर थी। अब आपको पता है, अब आप समझ गए होंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है किसी पे भरोसा नहीं करते अनलेस कोई इन पे अपना पूरा इनका लॉयल्टी टेस्ट पे पूरा उतरे। सो ये जो कहा गया है ना कि कोई राजी नहीं हो रहा था और जस्टिस उस्मानी साहब राजी हो गए, मियां साहब भी उस पर राजी हो गए, तो दिस इज द बैकग्राउंड जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की। और इनकी बेगम ये जो ऐसे नहीं शामिल हो गए थे, इनकी बेगम जिसके बारे में आया ना जस्टिस सरमद उस्मानी साहब के, और बड़ा लोग कहते हैं जेंटलमैन होना और चीज, वो होंगे जेंटलमैन, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम तो कोई और बात बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उनकी बेगम भी नवाज लीग में इसलिए एक्सेप्ट की गई थी कि ये चीजें थी, कुछ और भी चीजें थी, लेकिन मेरे पास अभी उनका सबूत नहीं है, लिहाजा मैं जस्टिस उस्मानी साहब के उस साइड पे नहीं जा रहा कि इस जजमेंट से रिलेटेड भी कुछ और चीजें हुई थी। मेरे पास अभी उनके सबूत नहीं है, जब आ जाएंगे, अगर आ गए तो खुल के बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं, जस्टिस उस्मानी साहब जो हैं इन पे नवाज शरीफ साहब का पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है, उन्हें पता है कि अगर ये जनरल मुशर्रफ का दबाव बर्दाश्त करके इनको बेल आउट कर सकते हैं, उस वक्त जरा ध्यान में रखें मिलिट्री डिक्टेटर बैठा हुआ है, उनकी फौज है, एजेंसीज हैं, पूरा मुल्क का एक अपना टेम्पो है, उन्होंने उस वक्त डिफाई कर दिया था उन्होंने बैठ के। तो अब उन्हें पता है कि अगर ये कमीशन बन भी जाता है तो जस्टिस उस्मानी साहब उसी तरह फेयर प्ले और जस्टिस का मुजाहरा करेंगे जैसे उन्होंने 2000 में किया था सिंध हाई कोर्ट। क्लासा साहब, बड़ा अहम आपने जुमला बोला कि अगर कमीशन बन जाता है। अब तो आमिर मतीन साहब ये वाक़या सुनने के बाद कान खड़े हो गए, हमारे भी, अवाम के भी। अगर पर बात आ गई है तो अगर का मतलब है कि ये कमीशन की सरबराही अब किसी और के सर पर सौंप दी जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि ये पहले जस्टिस उस्मानी साहब बनने वाले थे, काफी तनकीद थी, आखिरी कील जो है ना उसके ऊपर वो क्लासा साहब ने ठोक दिया है कि इस बात के बाद कि उनका एक डायरेक्टली एक ताल्लुक नजर आया हुआ है, नवाज शरीफ साहब उनके फैसले के बेनिफिशियरी रहे हुए हैं और कहीं एहसान का उनके दिमाग में हो या कम से कम उनके ज़हन में जरूर है, तो एक ताल्लुक निकल आया। तो ये अब बिल्कुल भी मुझे नहीं होता, और ये इनकी खाम ख्याली है नून लीग की कि ये इस सारे मामले में अपनी मर्जी का एक कमीशन बना के मर्जी का एक हेड लगा लेंगे। ये बात बहुत फैल गई है, इनके लिए आसान होगा कि अगर इसको ये चाहते हैं कि इसकी अच्छी डीलिंग हो जाए तो इनको एक फेयर किस्म का कमीशन, जिससे कि हमारी आप पब्लिक की तसल्ली हो, मीडिया की तसल्ली हो, अदलिया की तसल्ली हो, हर एक की तसल्ली हो, ये करना पड़ेगा। मतलब तो मैंने कहा ना, ये
मैं सरवत की से क्योंकि इजाजत लेकर सबसे पहले ये करेगा क्लास साहब, ये हमारे मुल्क के अंदर तो हम ये बात करते रहते हैं कि सारे इदारे मफलूज हो गए हैं, तो ये बाहर से फॉरेन एड आई है, जो मर्जी लोग उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी ढूंढते रहे, मगर क्योंकि ये बाहर से आई है तो ये एक मौका है कि हम कम अज कम एक पहली दफा, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ साहब नहीं है, इसके अंदर और भी पार्टीज हैं और भी अशराफिया की 200 कंपनीज हैं पाकिस्तान की रूलिंग एलीट। सो पहले सबसे तो ये तफ्तीश जरूरी है अदलिया के, जो हम कहते हैं कि जनाब सुपरवाइजरी रोल हो, कि जब वो अपनी तफ्तीश कर चुके हैं उसके बाद उन्होंने कि इसकी रोशनी में इस तफ्तीश की क्या सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहां पे फेयरनेस चाहिए। तफ्तीश का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि उस वक्त जो है सुपरवाइजरी रोल चाहे पार्लियामेंट का कर लें चाहे अदालत का कर लें, सबकी तसल्ली होनी चाहिए। मैं एक और बात इस पे कहता जो वो जस्टिस मुख्तसर सी कि नवाज शरीफ का हाईजैकिंग का केस सजा जो सिंध हाई कोर्ट की थी, जिसमें सरमद उस्मानी साहब ने इनको फेवर की थी, इंसाफ के तहत की होगी हम मान लेते हैं, उसमें तो 8 साल बाद इन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और उनके फेलो जजेस ने, जिनमें से 2 बाद में चीफ जस्टिस बने, ये तसद्दुक जिलानी साहब और साथ में नासिर मुल्क साहब, एक इन्होंने वजीर आजम को फारिग किया था गिलानी साहब को, वो नासिर मुल्क साहब उसके सरबराह थे बेंच के। इनके सामने जब उस सदर जरदारी ने एक रेफरेंस भेजा था कि भुट्टो साहब का केस जो है, जिसको सब कहते हैं कि अदालती कत्ल, इसको रिविजिट किया जाए। इवन बाबर अमान ने वजारत छोड़ दी थी, लॉ मिनिस्ट्री अपनी बहुत बड़ी पावरफुल वजारत थी, तो बाबर अमान ने वजारत छोड़ के इसका वकील बने थे भुट्टो साहब के इस केस का, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी, अदालती कत्ल था, आप मेहरबानी फरमाएं आप इसको रिविजिट करें, दोबारा ओपन करें, दाद देनी चाहिए। ये उस वक्त के जो हमारे जजेस थे, एक्स जजेस थे, उन्होंने रीओपन नहीं किया था और बाबर अमान सुप्रीम कोर्ट की उस पे दीवारों पे अपने साथ टकरा जरदारी साहब भी कहते रहे, इवन बिलावल ने भी पिछले दिनों कुछ ट्वीट्स किए हैं कि उनके नाना का केस रीओपन करना तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कह रहा हूं। लेकिन 8 साल बाद नवाज शरीफ साहब जद्दा से लंदन से तशरीफ लाते हैं, 2009 में पिटीशन डालते हैं, उसमें जस्टिस सरमद उस्मानी साहब का वो डिफरेंट नोट, इख्तलाफी नोट लगाते हैं, और हमारे 5 जजेस जो मैं नाम लिखे हैं आपको, एक्स हमारे जजेस हैं, ये बैठ के नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस से बरी करते हैं। जो पीपल्स पार्टी कहती है ना, हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनको इस पे बैठ के करूं, लेकिन इंसाफ की बात करनी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें कभी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, वो बात बिल्कुल ठीक होती है कि भुट्टो साहब का केस रिविजन नहीं होता, वो फांसी लग जाते हैं वहां पे। लेकिन नवाज शरीफ साहब आते हैं, 8 साल बाद भी उनका केस सुप्रीम कोर्ट रीओपन करती है, ना सिर्फ रीओपन करती है बल्कि उनको बरी भी करती है वहां पे। वही बात है क्लासा साहब, ये केस की हाईजैकिंग केस के बारे में आपने बताया कि असल हकीकत क्या है, क्यों जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब का नाम सामने आया है। उसके बाद तो ये बात बिल्कुल बरहक महसूस होती है कि वजीर आजम अपने मनपसंद और करीबी लोगों के अलावा कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करते। और ये जो बातें की जा रही है कि पीटीआई अपनी मर्जी का कमीशन चाहती है, अगर पीटीआई की मर्जी का कमीशन बन जाता है तो क्या होगा, इस बारे में भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात की थी उस कमीशन से मुतालिक जिसके लिए नाम सामने आया सरमद जलाल उस्मानी साहब का। अच्छा क्लासा साहब, एतजाज एहसन साहब की जानिब से एक बात की गई थी कि अगर वजीर आजम अपनी असासे डिक्लेयर कर देते हैं तो कमीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं। बड़ा वैलिड बात थी, बड़ी वैलिड पॉइंट था, लेकिन एतजाज एहसन के हवाले से आपके पास भी एक बड़ी खबर थी, वो भी हम जानना चाहेंगे। आमिर मतीन साहब के दोस्त हैं, एतजाज साहब पहले इजाजत ले दें कि मैं खबर दे दूं। सारी दोस्तियां हमारी खराब हो चुकी हैं, आप प्लीज जारी रखें, क्योंकि उनका जो गुस्सा होता है ना, तो आमिर मतीन साहब के बहुत सारे जाती दोस्त हैं ना, वो मेरी इन खबरों का शिकार रहते हैं और फिर वो गिला भी इनको करते हैं, वो जस्टिफाइड भी हैं। तो आमिर साहब की दोस्त हैं, एक एक करके मैं खराब करूं, अल्लाह के फजल से बहुत सारी हो चुकी हैं। अब शहर में इनसे को मिलने को तैयार नहीं है, जैसे आजकल हमसे को मिलने को एतजाज एहसन साहब, लेकिन एतजाज साहब की एक अच्छी चीज है, जब भी मिलते हैं कभी जायज तनकीद को कभी बुरा नहीं बनाते। आई अग्री के एतजाज एहसन जब भी मिलते हैं उन पर तनकीद अगर मैं करता रहता हूँ, हमेशा अच्छे मूड में मिलते हैं और कभी उन्होंने गिला भी नहीं किया। लेकिन खबर ऐसी है, अब शेयर किए बगैर रह नहीं सकते। खबर यह है जो मैंने अभी बात की थी ना कि एतजाज एहसन साहब ढीले थे, बिल्कुल क्लीन, किसी ने उनके नीचे, उसकी वजह सामने आ गई है। वजह यह है कि इन्होंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में ये फरमाया था कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होते हैं हमें कहने वाले, बताने वाले कि जी के एहतसाब होना या नहीं होना या करप्शन पे हमने क्या करना नहीं कहना। इनके इन रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। सही। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको लंदन से 1 डोज दी है। उन्होंने कहा हुजूर आप हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से जनरल रहील एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बैठ के बम आ रहा है वहाँ टीवी चैनल्स पे, आप ये फरमा रहे हैं कि जनाब कि आर्मी चीफ कौन होता है हमसे पूछने वाला। वो टेक्निकली तो ठीक बात कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक आदमी है, हम सपोर्ट करते हैं इस बात को, एतजाज ठीक कह रहा है,
लेकिन एतजाज साहब को यह पता नहीं है कि उनके जो साहब हैं, बड़े साहब हैं, जिन्होंने इनको सेनेटर बनाया है, जिन्होंने इनको आगे किया है, वो उनको ये बात पसंद नहीं आई। सो एतजाज अहसन साहब को एक अच्छी खासी तगड़ी डोज दी गई है, 2 डोज। एक जो इन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होते हैं, एक डोज उसमें, और दूसरी उन्होंने दी है जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मोमेंटम इतना पैदा कर दिया कि जिस पे पूरी कौम जज्बाती हो गई कि शायद पीपल्स पार्टी बदल गई है, शायद जो बात हम कह रहे थे पंजाब में आप अपने आप को इनको ख्याल आ गया है, हमने रिवाइव करना है, हमने रियल अपोजिशन करनी है। तो जनाब की इत्तला के लिए अर्ज है आमिर मतीन साहब के लिए कि जब इनके दोस्त को बड़ी सीरियस किस्म की डोज आसिफ जरदारी ने दी है, बड़े ढीले नजर आए, आज इनके कंधे भी थोड़े से झुके हुए हैं, लहजा भी डाउन है, आज इनका वो उसका ये आपका खबर है ना, लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है वो अक्सर कई दफा हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उन्होंने प्रोग्राम के दरमियान में कॉल करके अपना वर्जन दिया था, शायद इसका जवाब तो वही देंगे। पर मैं ये जरूर जितना मैं जानता हूँ 2 चीजें एजाज साहब, वो आसिफ जरदारी साहब ठीक है उन्होंने सेनेटर वेनेटर बनवाया होगा, पर मेरा उनका काट इतना बड़ा जाती है कि इस तरीके से कि आसिफ जरदारी साहब उनको डोज दे रहे, इतना ही आसान काम नहीं है। तो लेकिन खुद देंगे, मुझे नहीं है, वो अपना जवाब देंगे, जवाब अपना वो खुद देंगे, जवाब अपना खुद देंगे। एनालिस्ट हैं, ये आपको कहती होती है सरवत के हमारे सीनियर एनालिस्ट, आप एनालिसिस देना, और बॉडी लैंग्वेज क्या है उनकी, ये इसका जवाब तो वो देंगे। मेरा एनालिसिस ये है कि एतजाज साहब मेरा ख्याल जिस डगर पे चल पड़े हैं ना, ये जल्दी रुकने वाले नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी से इनको दूर भी जाना पड़ जाए, क्योंकि ये आगे जुडिशरी की जिस मूवमेंट में आगे जो इनका बिल्कुल मैं समझता अरूज था, ये बिल्कुल वहां से बहुत नीचे आ गए और ये जारी तौर पे भी अफसरदा रहते हैं। इनके दोस्त हमारे जैसे भी इनको मिलते हैं तो गिला करते हैं कि चौधरी साहब मज़ा नहीं आ रहा, तो वो ये अब उनको मेरा ख्याल इसमें मज़ा भी आना शुरू करेगा और उम्र के मेरा ख्याल वो हिस्से में है जहाँ उनको दौलत शोहरत और बाकी चीज़ों की कमी नहीं है। तो ये कोई डिफाइनिंग मोमेंट भी होता है, डे ऑफ रेकनिंग कोई चीज होती है। इसके बाद अपना जवाब वो खुद देंगे। मैं आमिर मतीन साहब को करना चाहता हूं, ख्याल है मेरी एजाज साहब से काफी दिन से बात नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, ये मेरा अंदाजा है कि वो इस डगर पे रहेंगे। आपका ये ख्याल है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, एतजाज साहब अब माशाल्लाह उम्र के जिस हिस्से में बकौल आपके, अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का या अपने आप को डंप करने का खतरा नहीं ले सकते। वो इसी पार्टी में रहेंगे, इसी पार्टी के टीओआरस फॉलो भी करेंगे, आसिफ जरदारी के कहने पे चलेंगे, जब कहेंगे वॉल्यूम ऊपर कर दें ऊपर हो जाएगा, जब कहेंगे नीचे कर दें नीचे जो हो जाएगा। अब एतजाज साहब वो एतजाज ऐसा नहीं है जिन्होंने भुट्टो साहब की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। क्यों कि यहाँ पे जो लोग मार्च कर रहे हैं ना, आप इन पे तशद्दुद कर रहे हैं। एतजाज साहब को उन्होंने कोशिश की थी अपने आप को एक अल्टरनेट, अपने आप को लीडर बनाने की, जब उनकी जस्टिस मूवमेंट चलाई थी। उसके बाद जब वहां से फेल हुए थे, अल्टीमेटली उनको जो रिफ्यूज है, पनाह जो है पीपल्स पार्टी में लेनी पड़ गई थी। उनको यूसुफ रजा गिलानी वाला केस इस शर्त पे लिया था, जब उनको कि ना बाबर रहमान डिलीवर नहीं कर सकता, बाबर रहमान आपको सजा दिलवाएगा, आप मुझे केस दें, मैं लेके जाता हूं और चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़े होकर दलाइल दूंगा और केस में जीत के आऊंगा। और इस बुनियाद पे इनको पीपल्स पार्टी वापस लाई थी। वो बुरे तरीके से केस हारे थे। काउंटर आर्ग्यूमेंट में इसका सिर्फ ये दे दूं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर नहीं, मैं पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के एमएनए या जो सेनेटर है, खास तौर पे जो सेनेटर बच गए हैं क्योंकि वहां एमएनए तो ना होने के बराबर है, तो वहां पे उन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये सेनेट का जब ये खत्म होना है सेशन, उसके बाद वहां पे एमपी उनका एक नहीं है, उन्होंने दोबारा पॉलिटिक्स किया ना, वो एमएनए इलेक्ट हो सकते हैं जो पीपल्स पार्टी की पंजाब में सूरत हाल है, और ये सेनेट या उनके लिए 2 चॉइसेस है, इस पार्टी को दुरुस्त कर ले अगर कर सकते हैं, या फिर इस पार्टी से जान छुड़ा ले, वरना उनका करियर ओवर है। तो उनका, मैं आखिरी कह रहा हूं कि उनका सियासी मुफाद है इसके अंदर कि वो ये बातें करें। अच्छा आमिर मतीन साहब, आपकी तरफ आएंगे, हमारे पास क्योंकि सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो हम जानना चाहेंगे। 1 मिनट में हम सिर्फ टीजर छोड़ सकते हैं? नहीं, टीजर नहीं छोड़ सकते, हम कुछ बात नहीं करना चाहेंगे। छोड़ सी मुझे आगे बात करने दें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। आप उसको छोड़े, वो कल करेंगे, उसका टीजर सिर्फ छोड़ देते हैं। एक छोटी बात, मियां साहब के काफी जो 1990 से लेके आज तक के एहसासों पे हम बात करेंगे। मैं ये बता दूं, जो मेरे जराए कह रहे हैं, जहां जरदारी साहब ने अपनी डोज दी है, मान लेते हैं बड़ी पोलाइट डोज दी होगी बकौल आमिर मतीन साहब को, मान लेते हैं जरदारी साहब पोलाइट इंसान है, उनके बारे में बहुत सारी वैसे उनकी डोजेस की कहानियां इनको भी पता है। जब
किसी को डोज देनी हो किस लहजे में देते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको बराह रास्त पैगाम भेजा है एतजाज अहसन साहब को, इनके इस इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने टीवी में दिया था जिसमें इन्होंने चैलेंज किया था, जो मैं समझता हूँ जाती तौर पर एज ए डेमोक्रेट, जो हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम इन जैली डेमोक्रेट को नहीं सपोर्ट करते, हम डेमोक्रेसी को करते हैं। सिस्टम चलना चाहिए, डेमोक्रेसी के जरिए हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन जो लूट मार आप करते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, जब पकड़े जाते हैं तो जमहूरियत खतरे में, ये ड्रामेबाजी हमारे साथ ना करें। आइसलैंड में कोई जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी, आपकी ब्राजील में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को इंपीच किया, कोई जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी। उन्होंने डेविड कैमरॉन का उन्होंने बैठ के उसकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट में उनको एक्सपोज किया, जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी। हमें ना समझाएं कि अगर आपकी करप्शन एक्सपोज हो रही है तो जमहूरियत खतरे में कोई नहीं हो रही। सो आर्मी ने भी एक बराह रास्त पैगाम एतजाज अहसन साहब को दिया था, इसलिए जो आज उनके शाने उनके ढलके हुए थे, ढीले डाले थे, बाकी वो कल आना चाहते हैं हमारे शो में, आके हमसे बात करें। दूसरी बात आमिर मतीन साहब, आपने ये जो बात की कि एतजाज अहसन जो है वो उम्र के जिस हिस्से में है वो झुकने वाले नहीं, उनका कद बहुत बड़ा है, उन्हें डोज नहीं दी जा सकती, लेकिन ये सूरत हाल हमने इसी प्रोग्राम में क्लासेस साहब की जानिब से भांप ली गई थी कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में एतजाज अहसन के नीचे से कालीन खींच लिया जाएगा। आज उनका जो बयान सामने आया हमने देखा कि यकीनन उनके नीचे से कालीन खींच लिया गया। इसके साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।